हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, हम आपकी एनवीएस एग्जाम 2024 जो होने वाली है उसके लिए कंप्यूटर की क्लास सेकंड लेकर आ चुके हैं। ठीक है, इसकी पहली क्लास मैंने ऑलरेडी आपको डाल दी थी और ये अब आपको सेकंड क्लास में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी डिले हो गया था आपकी क्लासेस में, बट आज से आपकी मैंने क्लासेस कंटिन्यू कर दी है। और आज मैंने आपकी दो क्लासेस ऑलरेडी लगा चुका हूँ, जिसमें एक वोकेबलरी की थी, दूसरी आपकी हिंदी की क्लास थी। ठीक है, और ये वाली जो क्लास है आपकी, ये कंप्यूटर की सेकंड क्लास इस वीडियो की होने वाली है। ठीक है, जो कि आपके जितनी भी पोस्ट का एग्जाम है, जैसे जेएसए, एमटीएस, एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, इन सभी में आपका कंप्यूटर पूछा जाने वाला है। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस कैसे क्लास जो हमारी सेकंड है, उसका जो टॉपिक रहेगा दैट इज डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ, शुरुआत से लेकर, हिस्ट्री से लेकर अभी तक मॉडर्न तरीके के जो कंप्यूटर है वो कौन कौन से अपनाए जा चुके हैं, पूरा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी, वीडियो के दौरान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये इसकी पहली क्लास थी जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनबीएस कंप्यूटर के नाम से, वहां पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और हिंदी की क्लास फर्स्ट आ चुकी है, वर्डमाला नहीं देखी अभी तक, जाइए चैनल पर, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है एनवीएस हिंदी के नाम से। ठीक है, तो सभी की प्लेलिस्ट सभी के नाम से है, जैसे एनवीएस अगर इंग्लिश की है तो एनवीएस इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो जाके उसे एक बार देख लेना। और ये आज रिवीजन करवाया था मैंने, और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दी, वीडियो भी मैंने डाल रखा है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, एक बात और है कि अभी सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पर, तो जिस किसी ने भी अभी तक मॉक टेस्ट परचेस नहीं किया है टेक्स्ट बुक का, तो वो जाके जल्दी से मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिए। 699 वाला जो पास है आपको 349 में पड़ जाएगा, उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड V1NW47 डाल देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है एक बार मैं चलिए बता देता हूँ। तो इसमें आपके ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एग्जाम हो रहा है, टीचिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, डिफेंस का, है ना, कोई भी नॉन टीचिंग एग्जाम है, या इवन कोई भी जो जितने भी ऑल इंडिया में एग्जाम चल रहे हैं, सभी के पास आपको एक मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। एनवीएस की सारी पोस्टों के पास आपको इस पास में मिल जाएंगे। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरी हो गया, मैथ्स हेल्पर हो गया, एमटीएस हो गया, है ना, फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, सभी के अपडेटेड जो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको उसी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो जाइए परचेस कर लीजिए। और ये इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इवन टेलीग्राम पर भी मैंने, देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम पर, यहाँ पर ये मैंने डाल दिया था। यहाँ से ये ऐसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जाके इसे यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ये मेरी क्लास आई थी रिवीजन क्लास, वो भी मैंने अपडेट दे दी थी यहाँ पर। ये वर्णमाला की क्लास आई थी, ये भी अपडेट दे दी थी। ठीक है, तो सारी अपडेट मिल जाती है। और जो पीडीएफ मिलती है आपको इस वाले चैनल पर, द एग्जाम हेल्पर जीके पर मिलती है, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना। सारी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब आप परचेस करें तो आप इसका कूपन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों हम अपनी सेकंड क्लास। ओके, चलिए। चलिए सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की फटाक से। और जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, सेकंड हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर का विकास, यानी कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, किस तरीके से चीजें चीजें चली हुई थी। ठीक है, शुरुआत से लेकर अभी तक के क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं, कौन सा कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था, सारा कुछ हमें इसमें डिटेल देखने वाले। ठीक है, चलिए। तो कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरीके से छुआ है। यह अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों में इसने हमारे समाज के रहन सहन, काम करने के तरीके को बदल डाला है। यह लकड़ी के एबिकस से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति के माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो गया है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो लकड़ी के एक एबिकस यंत्र से शुरू हुआ था, और आज ये उच्च गति के हाई स्पीड के माइक्रो प्रोसेसर में कन्वर्ट हो चुका है। और आजकल तो एआई वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली जब से कंप्यूटर आया तो हमारे जो जीवन जीने का तरीका है वो काफ़ी चीज़ों में बदला हुआ है। जैसे पहले हम अगर रेलवेज की ही बात कर ले,
तो पहले हम क्या करते थे, लाइन में लगते थे, टिकट वो हाथ से बनाता था, हाथ से छपता था। आजकल क्या कंप्यूटर है, आज आज हम चलो लाइन में भी लगते हैं तो हमें वो कंप्यूटर के द्वारा टिकट निकाल के देता है, जो काफ़ी फास्ट हो चुका है। इसके अलावा हम घर बैठे भी मोबाइल से या कंप्यूटर से उस टिकट को बुक कर सकते हैं। इवन बैंकिंग की जो सारी सुविधाएं हम घर बैठे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एरोप्लेन हो गया या कोई भी अन्य जो गतिविधि है, आज हम कंप्यूटर के माध्यम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहले आप कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते थे तो आपको उस एग्ज़ाम का फॉर्म खरीदने जाना पड़ता था, फिर उसे लिफाफे में डालना पड़ता था, फिर उस पोस्ट ऑफिस में भेजना पड़ता था, तब जाके वो उनके पास पहुंचता था। बट आज क्या है, आज कंप्यूटर के थ्रू वेबसाइट्स बना दी गई हैं और उन वेबसाइट के थ्रू आप जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जब से आया है उसने हमारे जीवन को, रहने सहने के तरीके को काफ़ी फास्ट कर दिया और काफ़ी सहज तरीके से उसने हमारे जो दिनचर्या की जो चीज़ें हैं उसको बदल दिया है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। ओके, चलिए। तो सबसे पहले जो यंत्र आया था वो मैंने बताया था आपको, क्या आया था, एबिकस। एबिकस क्या था, तो प्राचीन समय में गणना करने के लिए एबिकस का उपयोग किया जाता था। एबिकस एक यंत्र है जिसका उपयोग आंकिक गणना यानी कि अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए किया जाता था। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो एबिकस नामक यंत्र था, ये सबसे पहला प्राचीन समय का इसे कंप्यूटर बोला जाता था और इसका जो उपयोग है केवल अर्थमेटिक कैलकुलेशन यानी कि आंकिक गणना करने के लिए किया जाता था। गणना तारों में पिरोई मोतियों के द्वारा की जाती थी। इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में इसका आविष्कार किया गया था। ये आपसे पूछा जाता है। तो आज आपने बचपन में जो 90s के जो है ना, 90s के जो आपके छात्र हैं, उन्होंने बचपन में इस तरीके की एक स्लेट टाइप की या इस तरीके का एक डिवाइस देखा होगा, जिसमें मोतियों में यहाँ ये होती थी स्प्रिंग और इसमें मोती थे, फिर आप इसको सरकाते थे और इसको गिनते थे। ठीक है, मैंने तो ये देखा था, मैंने यूज़ भी किया था। ठीक है, लगभग 2000 से 2005 के बीच मैंने इसको यूज़ किया था। आप बताइएगा अगर आपने यूज़ किया हो तो इस तरीके की चीज़ों को। ठीक है, चलिए, तो एबिकस क्या था, सबसे पहला कंप्यूटर इसे ही बोला जाता है, एबिकस को। ठीक है, चलिए। दूसरा हमारा था पास्कल कैलकुलेटर, है ना, क्या था, पास्कल कैलकुलेटर। तो पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन इसे बोलते थे। ठीक है, ये क्या था, तो प्रथम गणना मशीन यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, पहले क्या था, गणना करने की मशीन थी, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसका जो निर्माण है वो सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पास्कल कैलकुलेटर, इसे हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिंग मशीन भी इसको हम बोलते हैं। इसका कैलकुलेशंस करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था, ब्लेज पास्कल के द्वारा सन 1645 में फ्रांस के ये गणितज्ञ थे, इनके द्वारा किया गया था। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स, इस कैलकुलेटर में क्या होते थे, इंटरलॉकिंग गियर्स होते थे, का उपयोग किया गया था, जो कि 0 से 9 की संख्या को दर्शाता था। क्या दर्शाता था, 0 से 9 की संख्या को दर्शाता था। यह केवल क्या करता था, जोड़ घटाव करने में सक्षम था। तो इस जो पास्कल कैलकुलेटर था, इसकी मदद से क्या किया जाता था, केवल जोड़ और घटाव यानी प्लस माइनस केवल इससे किया जाता था और इसमें 0 से लेकर 9 तक इंटरलॉकिंग गियर्स होते थे। अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। ठीक है, तो पास्कल कैलकुलेटर को आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अन्य नाम क्या है, तो एडिंग मशीन है। किसने आविष्कार किया, ब्लेज पास्कल ने। कब किया, 1645 में। कितने अंक थे, 0 से लेकर 9। क्या काम करता था, तो केवल जोड़ और घटाव का काम करता था। किस पर आधारित था, तो इंटरलॉकिंग गियर्स का इसमें यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो तीसरा था, इस ये बनाया गया था एनालिटिकल इंजन। क्या बनाया गया था, एनालिटिकल इंजन इसे हम बोलते हैं। सन 1801 में जोसेफ मैरी जक्वार्ड ने, किसने, जोसेफ मैरी जक्वार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन यानी कि ऑटोमेटेड वीविंग लूम का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर, धातु का एक प्लेट हो गया, है ना, उसको छेद कर पंच किया गया था और जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। क्या था, कपड़े की जो बुनाई होती है उसको नियंत्रित करने में सक्षम था। ठीक है, जिसे किसने बनाया था, 1801 में जोसेफ मैरी जक्वार्ड ने बनाया था ऑटोमेटेड वीविंग लूम यानी स्वचालित बुनाई मशीन। ठीक है, प्लेट को छेद कर उसमें पंच कर दिया गया था, जो कि कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसके बाद सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स वेबिज ने क्या बनाया, डिफरेंस इंजन बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों, चार्ल्स वेबिज जो था, इसने एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, तो सन 1820 में कौन आया, चार्ल्स वेबिज आ जाता है। वो क्या इवेंट करता है, वो इवेंट करता है डिफरेंस इंजन का। इसके बाद में इसने एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कंसेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप निर्माण किया गया। यानी कि जो कंप्यूटर का मूल रूप होता है ना, कंप्यूटर का जो मूल रूप है
मूल रूप है ना, फर्स्ट जो इसकी कॉपी है वो चार्ल्स बेबेज के ही कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाई गई थी। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जो कंप्यूटर है वो किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है कि 10 साल की मेहनत के बावजूद वे पूर्णतः सफल नहीं हुए, ठीक है। मतलब 10 साल की मेहनत की, इसके बाद भी पूर्णतः सफल नहीं हुए। सन 1842 में लेडी लवलिस, कौन थी, लेडी लवलिस ने एक पेपर एल एफ मीना ब्रिया, ठीक है, मीना ब्री मीना ब्री ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया, ठीक है। तो जब ये 10 साल बाद सफल नहीं हुए, इसके बाद सन 1842 में लेडी लवलेस आती हैं। इन्होंने एक पेपर जिसका नाम था एल एफ मेना ब्रिया ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। इसके बाद ऑगस्टा ने ही एक पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और उनके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम था वो किसने लिखा, तो जो ऑगस्टा थी, इसने अगस्टा ने सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, या इसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम जो सबसे पहला था वो किसके द्वारा लिखा गया था, अगस्टा के द्वारा लिखा गया था। और इनका जो बाइनरी अर्थमेटिक का जो योगदान था, इसने जॉन वॉन जो न्यूमैन थे उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए इसे उपयोग किया था, ठीक है। तो आधुनिक कंप्यूटर के जो विकास के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए ऑगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑगस्टा को क्या कहा जाता है, प्रथम प्रोग्रामर या बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है। और इनकी प्रणाली का उपयोग करके जो आधुनिक कंप्यूटर का विकास है वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए चौथा नंबर है हरमन हॉलर्थ तथा पंच कार्ड। तो हरमन हॉलर्थ ने क्या बनाया था, पंच कार्ड बनाया था। तो हरमन हॉलर्थ एंड पंच कार्ड्स, सन 1880 के लगभग हॉलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता था। उन्होंने हॉलर्थ 80 कॉलम कोड और सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया था, ठीक है। तो इन्होंने किस किस का, एक तो सबसे पहले ज्यादा जो पूछा था वो पंच कार्ड के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और इन्होंने हॉलर्थ 80 कॉलम कोड तथा सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया हुआ था, ओके। चलिए पांचवें नंबर का है, ये काफी पूछा जाता है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसे हम बोलते हैं एनिएक, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एनिएक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये क्या था, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम था एनिएक, ठीक है। तो एनिएक से आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक से क्या हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आप इसे कह सकते हैं। इसे सन 1942 में, कब, सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क वन आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था, यानी मूल रूप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिएक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तथा इसका निर्माण पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूसली ने किया था। किसने किया था, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूसली के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये क्या था, एनिएक आपसे पूछा जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था एनिएक। इससे फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। आविष्कार किसने किया था, तो पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूसली के द्वारा किया गया था। और यह एक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें थी, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो कंसेप्ट आता है दैट इज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। मतलब इससे पहले जो कंप्यूटर का निर्माण किया गया था वो केवल चल रहे थे, उनमें स्टोरेज के लिए कोई भी डिवाइस यूज नहीं था। मतलब अगर आपको कुछ चीज उसमें स्टोर करनी है तो किसी भी तरीके की सुविधा उसमें नहीं थी। पहले केवल कंप्यूटर थे, मतलब काम आया, काम किया, काम खत्म, है ना। स्टोर करने का कोई मतलब नहीं था। बट इसके बाद फिर आता है आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, यानी कि चीजों को स्टोर करने की जो शुरुआत है वो हो जाती है। तो ये होती है एडसेक के थ्रू। क्या होती है, एडसेक के थ्रू। एडसेक का फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक
डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, तो एडसेक स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, एडसेक इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछे फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट कौन सा था, दैट इज एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के अनुसार प्रचालन निर्देश यानी कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और आंकड़ा यानी कि डाटा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडसेक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में निर्देश यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं के अनुक्रम सीक्वेंस को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। ठीक है, तो सबसे पहले इसे किसने मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम को किसने कहाँ से बनाया गया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा इसे बनाया गया था और यह पहला स्टोर प्रोग्राम था। इससे पहले स्टोर करने की जो विधि है वो चालू नहीं हुई थी। ठीक है, तो एडसेक आप याद रखिएगा फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट था। ठीक है, चलिए अगला आता है फिर यूनिवैक। क्या आता है, यूनिवैक। यूनिवैक पूछा जाता है यूनिवैक 1 के नाम से। ठीक है, इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिव से बन गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी इसे कहते हैं। सन 1951 में व्यापारिक उपयोग यानी कमर्शियल यूज के लिए इसका उपयोग जो कंप्यूटर है वो उपलब्ध हो गया था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के गुण कैरेक्टरिस्टिक्स समाहित थे। ठीक है, तो इस तरीके के जो कंप्यूटर है यूनिवैक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आ गए थे कब, 1951 में। और इनका जो यूज़ है कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाने लगा, रेलवेज, बैंक, ठीक है, एयरप्लेन्स और भी कई जो जहाँ पर जो भी कमर्शियल गतिविधि की जाती है वहाँ पर इसका यूज़ जो है किया जाने लगा था। और इसमें फर्स्ट जनरेशन के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स समाहित थे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फर्स्ट यूनिवर्सल कंप्यूटर कौन सा था, तो यूनिवैक 1 हो जाएगा आपका। ओके चलिए, अब यहाँ से देख लेते हैं विकास इसका, किस कंप्यूटर का विकास हुआ, कौन से वर्ष में हुआ और उसका मुख्य जो तथ्य था, क्या काम था उसका मुख्य, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अबेकस आता है 3000 से 2000 ईसा पूर्व में। यह प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था। क्या था, प्रथम मशीनी कैलकुलेटर। इसके बाद पास्कल कैलकुलेटर आता है सन 1645 में, जो कि प्रथम मशीन थी जो जोड़ घटाव और गिनती करने में सक्षम थी। ठीक है, इसे एडिंग मशीन भी अपन कहते थे। फिर आता है जैकवार्ड वीविंग लूम यानी जो स्वचालित ऑटोमेटिक बुनाई मशीन थी वो 1801 में आई थी। बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ उपयोग किया गया था। इसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बेवेज का एनालिटिकल इंजन 1834 से 1871 के बीच में। प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेवेज के जीवन काल में ये संभव ना हो सका। ठीक है, बेवेज के कोशिश की थी बट संभव ना हो सका। फिर उसके ही कंसेप्ट का यूज करके कौन आते हैं आपके, जो ऑगस्टा आई थी ना, उसने प्रोग्राम लिखा था। फिर और वो ऑगस्टा के प्रोग्राम और बाइनरी प्रणाली का यूज करके जॉन वॉन न्यूमैन आ जाते हैं। फिर वो जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसका आविष्कार कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो लेटेस्ट वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हरमन की टैबुलेटिंग मशीन, है ना, 1887 से 1896 में। डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डेटा को सारणीकृत यानी कि टैबुलेट करने तथा हेतु कूट कोड और यंत्र डिवाइस का निर्माण किया गया था। इसके बाद हार्वर्ड आइकेन मार्क 1 आता है 1937 से 44 में। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिनमें डेटा संग्रह के लिए पंच यानी कि पेपर टेप का प्रयोग हुआ था। इसके बाद आता है आपका एनियक एनियक आ जाता है 1943 से 1950 में। प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र था जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित था। इसके बाद वॉन न्यूमैन का स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, 1945 से 1952 में। कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देश और डेटा यानी कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोर करने की अवधारणा कंसेप्ट का विकास हुआ। डेटा और निर्देश को बाइनरी में कूटबद्ध करने की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद फिर एडसेक आ जाता है 1946 से 1952 में। प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं यानी कि डाटा और निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। इसके बाद यूनिवैक 1 आ जाता है 1951 से 54 में। प्रथम कंप्यूटर जो कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। ठीक है, तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर आपसे पूछ ले यूनिवैक फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक पूछ ले तो एनियक हो जाएगा। ओके चलिए, अब देख लेते हैं हम कंप्यूटर की पीढ़ी। तो अभी तक कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियों का विकास किया गया है, यहाँ पर चलिए हम इस चीज को देख लेते हैं, यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन्स कौन कौन सी हैं और किस जनरेशन में किस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और उसमें किस विधि का उपयोग किया गया था, ये आपसे पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए
तो कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का जो उद्देश्य था वो सस्ता करना, कंप्यूटर को छोटा करना, तेज करना तथा विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा है। यानी कंप्यूटर में जो भी अपग्रेड होते हैं, जो भी उसकी जनरेशन्स को डेवलप किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि उसको और सस्ता किया जाए, और छोटा किया जाए, और फास्ट किया जाए, और उसको विश्वासपूर्ण बनाया जाए, है ना। उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, और जो हम कोई भी काम कर रहे हैं वो कम से कम समय में हमारा काम कंप्लीट हो। ठीक है, ये सारी जो होती हैं जो चीज़ें, ये जनरेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तरीके से बने हुए थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसका जो काल स्टार्ट होता है वो होता है 1942 से 1955 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवेक फर्स्ट आता है, जो कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर यानी कमर्शियल कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास जो है फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। इसमें निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, आपसे पूछा था इसमें किस चीज का उपयोग होता था, तो क्या होता था? वैक्यूम जो ट्यूब्स होते हैं, यानी जो निर्वात ट्यूब होते हैं, उनका यूज इसमें किया गया था। ये आकार में बड़े थे। कैसे थे? आकार में काफी बड़े होते थे और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। इसमें सारे निर्देश तथा सूचनाएं जीरो तथा वन के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो इसमें डाटा स्टोर होता था वो जीरो तथा वन के रूप में होता था, तथा इसमें मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। आपसे पूछा जाता है इसमें फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें किस लैंग्वेज का प्रयोग होता था, तो मशीनी लैंग्वेज का इसमें प्रयोग होता था। किस चीज का उपयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें यूज होता था। ठीक है, संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया था, यानी कि स्टोरेज के लिए किस चीज का उपयोग होता था? पंच कार्ड का उपयोग होता था। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एनियक हो गया, यूनिवैक हो गया तथा मार्क वन इसके उदाहरण थे। निर्वात ट्यूब के उपयोग में भी कुछ कमियां भी थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने में समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र, एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। यानी कि ये देखिए, ये इस तरीके से ये वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं जो कि इसमें लगे हुए थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते थे, ये बिल्कुल कमरे के बराबर होते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? पहले तो ये इसको चार्ज कर दो, मतलब आपने लाइट स्टार्ट की, इसको पावर सप्लाई दिया, तो ये पहले गर्म होते थे काफी समय में। अब एक बार गर्म हो गए तो इतने गर्म हो जाते थे, वो ऊष्मा पैदा करते थे। फिर उसको ठंडा करना पड़ता था, क्योंकि भाई आग न लग जाए या ये काम करना बंद कर। जैसे अपना फोन है, फोन अगर ज्यादा गर्म हो जाता तो हम क्या करते हैं? भाई थोड़ी देर से चला लेंगे, ज्यादा गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है, चला नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से, तो फिर उसको ठंडा करने के लिए एसी लगाना पड़े, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये इसमें और खर्चा बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या था? एक तो धीमा चलता था, ऊष्मा अधिक पैदा करता था। ठीक है, और इसमें टाइम का समय ज्यादा लगता था, प्लस खर्चीला बहुत था। ठीक है, ये सारी इसकी कमियां थी। ओके, बाकी इसके उदाहरण थे एनिएक, यूनिवेक और मार्क वन। कौन सी लैंग्वेज थी? मशीनी लैंग्वेज थी। किसका यूज किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। काल था 1942 से 1955 का। ठीक है, ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर देख लेते हैं। तो इसका काल है, यानी कि इसकी जो जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, वो थी 1955 से 1964 के बीच। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब थे। क्या था? वैक्यूम ट्यूब थे। सेकंड में आपका क्या आ गया? सेकंड में आपके ट्रांजिस्टर आ गए। क्या आ गए? ट्रांजिस्टर आ गए। ठीक है, ट्रांजिस्टर। ओके, चलिए कंप्यूटर में आंकड़ों डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। किसका? मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया था। और आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए, यानी कि स्टोरेज करने के लिए, मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। पहले वाले में किस चीज का उपयोग हो रहा था? पंच कार्ड। ठीक है, स्टोरेज के लिए क्या हो रहा था? जो पंच कार्ड थे उसका उपयोग हो रहा था। और सेकंड में क्या करना है? ये मैग्नेटिक डिस्क या टेप। ठीक है, मैग्नेटिक जो टेप थी या जो एंड डिस्क, इसका यूज कर रहे थे ये स्टोरेज के लिए। ओके, और मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। ये पूछा जाता है आपसे कि जो मैग्नेटिक डिस्क है इस पर किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की इस पर परत होती थी। इनकी गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र थी। किससे तीव्र थी? तो फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उससे इसकी जो गति थी वो तेज थी, और जो संग्रहण क्षमता है वो भी क्या थी? तीव्र थी। ठीक है, इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, पहले केवल फौज और वैज्ञानिक में था। इसके बाद इसका जो कमर्शियल तथा जो उद्योग जो होते हैं, जो इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है, यानी इंडस्ट्रियल जो हमारा जगत होता है, वहां पर इसका उपयोग किया जाने लगा, तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का इसमें विकास किया गया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कौन सी भाषा थी। चलिए, थर्ड पीढ़ी के, इसके बाद तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आ जाते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमारे स्टार्ट हो जाते हैं।
जिसमें 1965 से 1974 तक इसका कार्यकाल रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग से हुआ, जिसका विकास जे एस किल्बी ने किया था। किसने किया था? जे एस किल्बी ने किया था। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, ये पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, क्या थे? वैक्यूम ट्यूब से। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था? तो इसमें ट्रांजिटर थे। क्या थे? ट्रांजिटर थे। ठीक है, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आ गया? तो इसमें आ गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आरंभ में एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फुल फॉर्म है ना, पूछी जाती है, ध्यान रखना। तो आरंभ में एलएसआई थे यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो जो आपका आईसी होता है ये किसका बना होता है, ये पूछा जाता है। तो ये सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो भारत में अगर सिलिकॉन वैली की बात करें तो ये कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है सिलिकॉन वैली। ठीक है, चलो, है ना। अगला देख इसके बाद देखा कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी के जनरेशन में हम रैम का यूज करने लगे थे, जिससे मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि होती है। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ। आपसे पूछा जाता है टाइम शेयरिंग का जो सिस्टम है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो थर्ड पीढ़ी के जनरेशन में स्टार्ट हुआ था, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुए, यानी हार्डवेयर अलग मिल रहा था, सॉफ्टवेयर अलग मिलता था। ठीक है, ये अलग अलग मिलना प्रारंभ हुए ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सके। ठीक है, ये सारी चीजें थी कि मुझे विंडोज 95 चाहिए, मुझे विंडोज एक्सपी चाहिए, उस समय के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे अभी हमें हार्डवेयर कहीं से बनवाना है, विंडोज कहीं से डलवानी है, इस तरीके की चीजें जो कर सकते थे। ठीक है, तो थर्ड पीढ़ी में दो तीन चीजें हुई थी, इसका आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले आईसी का यूज हुआ। ये किसके बने होते थे? तो सिलिकॉन के बने होते थे। किसने किया था इसका यूज? आविष्कार जेएस किल्बी ने किया था। इसमें एलएसआई का यूज किया जाता था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें रैम का यूज किया जाने लगा। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है टाइम शेयरिंग का जो यूज है, वो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वहां से स्टार्ट हुआ। और टाइम शेयरिंग का मतलब था कि एक ही समय पे कई सारे यूजर जब काम करते हैं एक ही समय में, तो उसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग, यानी टाइम की शेयरिंग कर लेना। यानी कि हमारे पास 5 मिनट है और 5 मिनट में 10 लोगों को काम करना है, तो हम एक साथ 5 मिनट में 10 लोगों से काम करवा सकते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में चीजें थी। चलिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आ जाते हैं। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो 1975 से अब टिल नाउ अभी तक ये चल रहे हैं फोर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर है। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में एलएसआई आईसी की जगह यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आईसी की जगह पर वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ था। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी में केवल एलएसआई था। इसमें देखिए 3 वर्ड है, 1 2 3, तो इसे याद रख सकते हैं। तीसरी पीढ़ी में 3 वर्ड थे। ठीक है, और चौथी पीढ़ी में 4 वर्ड आ गए, यानी कि एलएसआई तो वही है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बी का मतलब हो गया वेरी, और यू का मतलब क्या हो गया? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीजों को संग्रहित किया जा सकता था। ठीक है, क्योंकि इस समय क्या आ गए थे? माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। माइक्रो प्रोसेसर जैसे इंटेल का होता है तो इतना छोटा सा होता है ना, एक चिप के आकार का होता है, इतना छोटा सा। ठीक है, जो कि आपके पीसी में लगा होता है। ठीक है, जिसे हम सीपीयू भी बोलते हैं, माइक्रो चिप भी बोलते हैं। ठीक है, इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर लगे थे। ओके, चलिए, तो जिसमें एक चिप में लाखों चीजों को संग्रहित किया जाता था। वीएलएसआई तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसमें कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया गया, जैसे कि वाहनों में, सिलाई मशीन में, माइक्रोवेव के ओवन में, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में इत्यादि में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। ठीक है, तो जो पहले मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का स्टार्ट हम कर रहे थे सेकंड पीढ़ी से, उसके बाद इसमें क्या सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा। रैम की क्षमता में वृद्धि से समय की बचत हुई तथा कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान GUI वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या इस समय यानी चौथी पीढ़ी के समय क्या हुआ था? GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। MS डॉस, MS विंडोज तथा एप्पल मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सी भाषा लैंग्वेज का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन किया गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके। ठीक है, तो हाई लेवल का यूज हो चुका, उपयोग शुरू हो गया था चौथी पीढ़ी में। और ये किस किस में चलता था, तो MS डॉस, MS विंडोज, मैक, एप्पल का मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा जो सी लैंग्वेज थी ये भी चौथी पीढ़ी के समय आ गई थी। ठीक है, GUI का आविष्कार, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमें देखने को मिल जाता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज होता है, VLSI ULSI का यूज होता है। इतनी सारी जो चीजें हैं वो होती है। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको चलिए दोहरा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब थे। ठीक है, सेकंड में क्या था आपके, ट्रांजिस्टर थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर थे। थर्ड में क्या था आपका, IC थे, इंटीग्रेटेड सर्किट थे। फोर्थ में क्या आ गया आपका, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आ गया जिसे हम चिप भी बोल देते हैं। ठीक है, माइक्रो चिप भी इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए चलिए इसके बाद पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर देख लेते हैं, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एट प्रेजेंट। ठीक है, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। यानी कि पहले ये दोनों यूज हो रहे थे, बट पांचवी पीढ़ी के आते आते VLSI को हटा दिया गया और ULSI का पूर्णतः प्रयोग किया जाने लगा, है ना। और एक चिप के द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। संग्रहण स्टोरेज के लिए CD डिस्क। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो CD का आविष्कार ये कब हुआ था, ये पांचवी पीढ़ी में जाके हुआ था। ठीक है, किसका, कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग। ठीक है, इंटरनेट हो गया, है ना, ईमेल हो गया तथा वर्ल्ड वाइड वेब WW का विकास हुआ। ठीक है, किस किस का विकास हुआ पांचवी पीढ़ी में, इंटरनेट का हुआ, ईमेल का हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंगों की जटिलता कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ पीढ़ी में क्या आ जाता है, AI का यूज होने लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC, है ना, पोर्टेबल PC थे यानी लैपटॉप जिसे बोलते हैं, तथा डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दिया तथा इसके उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। ठीक है, तो ये था पांचवी पीढ़ी के बारे में। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम विशेषताएं देख लेते हैं और पीढ़ी देख लेते हैं कि किस पीढ़ी की क्या विशेषता यहाँ पर थी। ठीक है, तो चलिए प्रथम पीढ़ी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग होता था और ये 1942 से 1955 के कार्यकाल में था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था। ठीक है, तो इसमें जब इंटरनल जो स्टोरेज थे प्रथम पीढ़ी में, उसमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता था और पंच कार्ड जो होते थे उसका यूज होता था। ठीक है, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता थी यानी कि लिमिटेड मैन स्टोरेज कैपेसिटी थी। मंद गति के इनपुट और आउटपुट थे। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी, कौन कौन सी, मशीनी भाषा और असेंबली लैंग्वेज का यूज जो है फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता। ताप नियंत्रण में उस असुविधा थी यानी गर्म बहुत ज्यादा हो जाते थे। उपयोग करने में पैरेलल प्रोसेसिंग तथा रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता था इसको, पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए और रिकॉर्ड रखने के लिए। उदाहरण में थे IBM 650, यूनिवेक, ENIAC और मार्क 1। ये फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे आपके, ENIAC, यूनिवेक, मार्क फर्स्ट और IBM 650। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका सेकंड पीढ़ी। सेकंड पीढ़ी थी 1955 से 64 के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंपल है। देखिए 1942 से 55 में, ये तो 42 से स्टार्ट करेंगे 55 तक, फिर 55 से 64 चलेंगे, 10-10 साल का बढ़ाना है ना, ज्यादा नहीं बढ़ाना। चलिए इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर, मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। तीव्र इनपुट आउटपुट हुए। उच्च स्तरीय भाषा यानी कोबल और फॉर्ट्रैन जैसी भाषा का यूज होने लगा। ठीक है, तो ध्यान रखना फर्स्ट पीढ़ी की जो भाषा थी दैट इज मशीनी और असेंबली। सेकंड पीढ़ी में जो भाषा यूज हुई थी कोबल और फॉर्ट्रैन। ठीक है, कोबल का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, है ना, कॉमन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा फॉर्ट्रैन, फॉरट्रैन इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज के लिए इसका यूज किया जाता है और इसका जो यूज है वो आपका कमर्शियल उपयोग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये उच्च स्तरीय लैंग्वेज आ गई थी सेकंड पीढ़ी से ही हमारे। ठीक है, चलिए आकार और ताप में कमी हुई। तीव्र और विश्वसनीय हुआ और बेंच ओरिएंटेड उपयोग हुआ इसके, जैसे बिलिंग में, पैरेलल प्रोसेसिंग में, इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन में। ठीक है, ये सारे इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो IBM 1401,
हनीवेल 200 और सीडीसी 1604 इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तृतीय पीढ़ी देख लेते हैं। तो तृतीय पीढ़ी में आईसी का उपयोग किया गया। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज के लिए चुंबकीय कोर तथा और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इसका यूज किया गया था। ठीक है, एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ। अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट हो गए, तीव्र छोटे कंप्यूटर हो गए, विश्वसनीय हो गए, उच्च स्तरीय भाषा का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसी जो सुविधा है ये थर्ड जनरेशन से हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन से क्या देखने को मिलता है? टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग और रिमोट प्रोसेसिंग, यानी कि दूर बैठकर कंप्यूटर का उपयोग करना, ये तीसरी पीढ़ी से हमें स्टार्ट हो गया था। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए थे। इसका उपयोग जो है वो एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम्स में, क्रेडिट कार्ड बिलिंग में, मार्केट फॉरकास्टिंग में किए जाने लगा। इसके उदाहरण थे आईबीएम सिस्टम 360, एनसीआर 395 और ये था वरो वरो V6500। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे तृतीय पीढ़ी में। सबसे जो मेन है वो यही है, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग, ये इसका सबसे ज्यादा उपयोग हुआ था और आईसी का उपयोग तीसरी पीढ़ी में ही किया गया था। ठीक, चलिए चौथी पीढ़ी के आते आते क्या हुआ था? वीएलएसआई और यूएलएसआई का उपयोग होने लगा। उच्च तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण का यूज होने लगा और 1975 से टिल नाउ तक था, है ना। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बना न रहे। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर कब से आने लगे? चतुर्थ पीढ़ी से। माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ। इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में, व्यावसायिक उत्पादन में और व्यक्तिगत उपयोग पर्सनल यूज के लिए किया जाने लगा। ठीक है, इसके उदाहरण हैं आईबीएम पीसी, एक्सटी और एप्पल का सेकंड। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है पंचम पीढ़ी। तो पंचम पीढ़ी में क्या था? ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होने लगा, है ना। ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग। ठीक है, तो पांचवी पीढ़ी में हम ऑप्टिकल डिस्क का जो यूज है वो करने लगे थे। किस चीज का? ऑप्टिकल डिस्क का। मैंने आपको ऊपर बताया था, देखिए दिखाता हूँ। देखिए ये है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसी को ही हम ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। तो फिफ्थ पीढ़ी से हम किसका? कॉम्पैक्ट डिस्क का, यानी कि आपका ऑप्टिकल डिस्क का जो उपयोग है ये करने लगे थे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनेट का आविष्कार, इंटरनेट, ईमेल और डब्ल्यू का जो विकास है वो पंचम पीढ़ी में हुआ। आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान और प्लग एंड प्ले वाले यूज होने लगे थे। उपयोग की बात करें तो इंटरनेट में मल्टीमीडिया का उपयोग करने में होगा। इसके उदाहरण थे आईबीएम का नोटबुक, पेंटियम का पीसी और सुपर कंप्यूटर भी पंचम पीढ़ी से स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। ये आपसे पूछा जाता है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह के कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस का मतलब क्या है? कोई भी एक पर्पस के लिए, कोई भी दो पर्पस के लिए केवल कंप्यूटर बताना, तो उसका मतलब होता है कि उसका मतलब एक निश्चित और एक विशेष तरीके की कठिनाई को दूर करने में। जैसे अगर हम रेलवेज की बात करें तो रेलवे में आप क्या काम करते हैं? टिकटिंग का काम करते हैं। तो वो टिकटिंग का केवल काम करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना के पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, तो किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं, जैसे स्वचालित ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम। आपने देखा होगा, आप सिग्नल पे आते हैं, वहां कोई खड़ा भी नहीं रहता और ऑटोमेटिक सिग्नल जो है वो चलने रहता है। तो ये एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है। स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम, यानी कि कब प्लेन उतरेगा, कब टेक ऑफ होगा, ये भी ऑटोमेटिक तरीके से सारी चीजें चलती हैं। तो इन कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है? कोई भी काम कर दे वो, है ना। ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते हैं। ये एक से अधिक कठिनाई को दूर करने में सक्षम होते हैं तथा इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किए जा सकते हैं। इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण, सिमुलेशन तथा पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग में होता है। ठीक है, तो इनसे जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं कई तरीके के काम हम इनसे कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है वो केवल वो उसी काम के लिए बनाए गए हैं, उनसे कोई दूसरा काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिस्टम, यानी कि
कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, चलिए। और यहाँ पर मैं आपको फिर से अपडेट देता हूँ कि ये मेरा मेन चैनल है द एग्जाम हेल्पर। यहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह सारी डालते रहता हूँ मैं चीज़ों की, है ना। और ये देख लेना, और ये द एग्जाम हेल्पर जी के यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए। और ये ढेर सारी मैंने वीडियोस बनाई थी, अगर ये आपने नहीं देखी, ऑल थ्री शिफ्ट कंप्यूटर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके, बेस्ट टीचर हो गया, एमटीएस का पेपर करा चुका हूँ। ठीक है, इसकी क्लास फर्स्ट नहीं देखी या वो की क्लास नहीं देखी, हिंदी की क्लास नहीं देखी, तो जाके आप मेरे चैनल पर उन्हें देख सकते हैं। ओके, चलिए। तो अब देख लेते हैं कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण कंप्यूटर में किस किस तरीके से किया गया। चलिए, पहला है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े डाटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो हमारी डाट आंकड़े होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिनकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है, यानी कि बाइनरी अंकों से निरूपित की जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। जो डिजिटल घड़ी आप देखते हैं जिसमें वो जो हाथ में पहनते हैं वो वाली नहीं, डिजिटल जो घड़ी आती है ना, आपने देखी होगी, जो इसमें 24 घंटे की टाइमिंग होती है ना, जो मतलब उसमें वो रेड वाला जो चलता है, रेड रेड करके है ना, ब्लिंक होती है वो वाली घड़ी, डिजिटल घड़ी आपको मालूम होगी ना यार, उसमें नंबर्स चलते हैं उसमें। ओके, ओ भाई, इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा। चलिए, चार्ज पे लगा देते हैं इसको फटाक से। ठीक है, तो डिजिटल घड़ी आपने सभी ने देखी होगी। ठीक है, इनकी गति कैसी होती है? इनकी गति जो है वो तीव्र होती है। डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं इनकी गति तीव्र होती है तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। ठीक है, एक सेकंड, क्या हो रहा है? एक सेकंड रुकिए, आराम से, नहीं तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ओके, ठीक है, लग गया दोस्तों। तो दोबारा से हम पढ़ लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े डाटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 से की जाती है। इसका एक अच्छा अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। आपने देखी होगी, बचपन में पहनते थे ना, जिसमें रेड कलर के नंबर चलते थे, वो वाली डिजिटल घड़ी है ना। इनकी तीव्र गति होती है तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकते हैं। कौन से? डिजिटल कंप्यूटर। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्वि आधारी पद्धति यानी कि बाइनरी जो नंबर सिस्टम है, इसका बाइनरी नंबर सिस्टम का जो यूज है वो किया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते थे? इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता था। इसकी गति धीमी होती थी। वोल्ट मीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग के उदाहरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? विद्युत के एनालॉग, यानी कि जो आपका जो लाइट है उसके माध्यम से एनालॉग का यूज किया जाता था। इसकी गति कैसी होती थी? धीमी होती थी। इसमें वोल्ट मीटर आपका हो गया, बैरोमीटर जिसे हम वायु दाब मापते हैं, या वोल्ट मीटर से वोल्टेज जो मापते हैं, आपने देखा होगा कई जगह आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आते हैं तो उसके बाद एक येलो कलर का डिवाइस होता है जिसमें वो चेक करता है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो किस पर काम करता है? विद्युत सिग्नल पर काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर पर काम करता है वो। ठीक है, तो ये होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। ओके, चलिए। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड क्या होता है? दो कंप्यूटर को कंबाइंड करके तीसरा कंप्यूटर बनाया जाए, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर एडीसी ये पूछा जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये आपसे पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसका उपयोग होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये देखिए, ये हाइब्रिड कंप्यूटर। जब आपने इनपुट दिया तो एडीसी, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर में बदल दिया ऐसे ने, और सीपीयू ने प्रोसेसिंग की डिजिटली फॉर्म में, फिर इसको डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट कर दिया और आउटपुट यूनिट के माध्यम से इसको निकाल दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप जो होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ओके, चलिए। अब देख लेते हैं आकार के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? आकार के आधार पर हम वर्गीकरण अब इसमें कर लेते हैं कि आकार के आधार पर कंप्यूटर किस किस टाइप के होते हैं। ओके, चलिए। तो क्लासिफिकेशन ऑन साइज। पहले थे मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन मशीनों की विशेषता बृहद आंतरिक स्मरण संग्रहण, अरे क्या बोल रहा हूँ यार, ठीक है, सॉरी,
इन मशीनों की विशेषता क्या होती है? बृहद आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता, यानी कि जो इंटरनल मेमोरेज, जो इंटरनल मेमोरी जो स्टोरेज है वो लार्ज पैमाने पर किया जाने लगा, तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहद रूप से जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग यानी मल्टी यूजर कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया था। ठीक है, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आविष्कार है ये कहाँ किया गया था? बेल प्रयोगशाला में किया गया था, जिसका मतलब होता है मल्टीपल यूजर्स इस पे एक साथ काम कर सकते हैं। ओके, चलिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? बैंकिंग में किया जाता है। बैंकिंग में आपने देखा होगा, जो पहले जो कंप्यूटर होते थे इतने इस साइज के, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे मेन फ्रेम, ठीक है, इस इतने इतने बड़े, है ना, जिसपे एक साथ कई सारे यूजर काम कर रहे होते थे। अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आदि में इसका उपयोग किया जाता था। उदाहरण की यदि हम बात करें तो IBM 370 हो गया, IBM S या 390 हो गया, यूनिवेक 1110 हो गया। इनका जो यूज है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, चलिए, इसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। कौन से आते हैं? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये आकार में मेन फ्रेम से काफी छोटे होते थे। इनकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती थी। ठीक है, देखिए, मेन फ्रेम से छोटे होते थे बट संग्रहण क्षमता, स्टोरेज जो कैपेसिटी है और जो इसकी स्पीड है वो अधिक होती थी। इस पर एक साथ कई लोग यानी कि मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। ठीक है, 80 386 सुपर चिप का प्रयोग इसमें करने पर वह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है। ठीक है, एक चिप आती है जिसका नाम है 80 386 सुपर चिप। इसका याद याद रख लेना, 80 386 सुपर चिप का जब हम इसमें यूज करते हैं तो वह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है। इसका जो उपयोग है दोस्तों, कंपनियों में, यात्री के आरक्षण में, रिजर्वेशन सिस्टम में और अनुसंधान रिसर्च में किया जाता है। इसके उदाहरण है AS400, बुल HN DPX2, HP 9000 और रिस्क 6000। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरा आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जो आजकल हम यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। ठीक है, जो हम आजकल जो जो मतलब आज के समय में जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं ना, ठीक है, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर यूज करते हैं इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। इसे ही हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, इसे ही हम डेस्कटॉप बोलते हैं, इसे ही हम PC बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। ठीक है, CPU का इसमें यूज किया जाता है। ओके, चलिए, इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड होता है तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी जो क्षमता होती है वो 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 1 लाख संक्रियाएं, यानी कि 1 लाख प्रति सेकंड गणना कर सकता है। समझ रहे हैं? तो इसका उपयोग व्यावसायिक तौर पर, है ना, घरों में किया जा सकता है, मनोरंजन में किया जा सकता है, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण हो जाएंगे एप्पल का मैक, iMac, IBM PS2 और IBM का कंपेटेबल, है ना, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ओके, चलिए, इसके बाद आते हैं पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद कौन से आते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये हम माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप होता है ना। इस पर एक समय पर एक ही प्रयोक्ता यूजर जो है उपयोग कर सकता है इस पर। ठीक है, एक समय में एक ही यूजर इस पर काम कर सकता है, ध्यान रखना। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य मल्टीटास्किंग कर सकता है। देखिए, एक ही यूजर काम करेगा बट कई सारे काम इस पर वो कर सकता है, ध्यान रखना। जबकि मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में क्या था? वहां पर कई सारे यूजर एक साथ काम कर रहे थे, बट पर्सनल कंप्यूटर कह लो या माइक्रो कंप्यूटर कह लो, इसमें एक समय पर एक ही यूजर कार्य कर सकता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, और इसमें मल्टीटास्किंग जरूर होती है। ठीक है, इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, तो भारत में निर्मित पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल है वो निर्मित हुआ था। ठीक है, तो पैकमैन किस लिए यूज किया गया था? कंप्यूटर खेल के लिए उपयोग किया गया था। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? घरों में होता है, व्यावसायिक रूप से होता है, मनोरंजन, आंकड़ों के संग्रहण में इत्यादि में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके उदाहरण है IBM हो गया। ठीक है, IBM इसका उदाहरण हो गया, कॉम्पैक हो गया, लेनोवो हो गया, HP आदि के पर्सनल कंप्यूटर आपने देखे ही होंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद आते हैं फिर लैपटॉप्स।
लैपटॉप्स आ जाते हैं इसके बाद। ये भी माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप है, यह पीसी की तरह ही कार्य करता है, परंतु वो आकार में पीसी से भी छोटा होता है तथा कहीं भी ले जाने योग्य होता है। ठीक है, पीसी से भी छोटा होता है, कहीं भी ले जाने योग्य होता है, आपको मालूम है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसमें संयुक्त होते हैं। इसमें जो सारी चीजें जो हम बाहर से लगाते हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह, सीपीयू, वो सब इसके अंदर ही लगा होता है। ठीक है, यह बैटरी से भी कार्य करता है, अतः कहीं भी इसको ले जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इसकी सहायता से इंटरनेट का उपयोग भी किया जा सकता है इसमें। इसके उदाहरण है आईबीएम, कॉम्पैक्ट, एप्पल, लेनोवो आदि कंपनियों के लैपटॉप आते हैं। एचपी, डेल का बोले है ना, आसूस वगैरह की भी आते हैं, एसर की भी आते हैं, सभी चीज के आते हैं। इसके बाद जो हमारा निकल कर आता है वो आता है पाम टॉप। पाम टॉप क्या होता है? तो यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है, यानी बोलकर भी आप इसमें चीजों को करवा सकते हैं। इसे पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहा जाता है। इसका जो यूज होता है कौन करता है? इसका यूज जो करते हैं, देखिए इसका यूज एक तो जो आपके किराने की दुकान देखी होगी ना, किराने की दुकान पे जो सामान देने के लिए जो गाड़ी आती है ना, वो कंपनी से गाड़ी आती है ना, चिप्स वाली गाड़ी आ गई, शैम्पू वाली गाड़ी आ गई, या और भी कोई आइटम है, बिस्किट्स वाली गाड़ी आ गई। तो वो जो गाड़ी आती है उसमें एक आप कह लो क्या बोलते हैं उसको, मार्केटर कह लो उसको, है ना, या फिर उसको कह लो आप डिस्ट्रीब्यूटर कह लो, कुछ भी आप नाम बोल सकते हैं। तो वो बंदा आता है, बंदे के हाथ में इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसमें वो सारे आइटम नोट करता है, वो उसकी डिमांड नोट करता है। बताइए आपको लेस के कितने पैकेट कर दूं, 50 कर दूं, 100 कर दूं, है ना, इस बिस्किट कौन सी कंपनी का बिस्किट देना है ना, या ये आइटम कितना कितनी मात्रा में देना है। तो ये सारा वो नोट करके ले जाता है, और जो उस समय देना होता है तो उसमें भी वो नोट कर लेता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाम टॉप, हथेली पर रख के यूज किया जा सकता है, और इसे पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी से कहा जाता है। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं सुपर कंप्यूटर। क्या आते हैं? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जिसकी संग्रहण क्षमता तथा गति अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, जिसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी और जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है। यह अपनी पीढ़ी के दूसरे कंप्यूटरों की तुलना में अत्यधिक तीव्र होता है। इनमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। कितने? हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में क्रे फर्स्ट था, जो कि क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे फर्स्ट था, जिसे 1976 में ईस्वी में क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर बात करें तो ये था परम सी डेक, पुणे के द्वारा इसे विकसित किया गया था 1991 में। ठीक है, चलिए, तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा? परम सी डेक के द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। ठीक है, वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता, विशेषतः गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है। कौन कौन सी? मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें होती है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। किसमें? टुकड़ों में हम विभाजित कर सकते हैं इसके द्वारा कोई भी कार्य जो करते हैं, तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि में होता है। ठीक है, एनिमेशन जो ग्राफिक्स होते हैं, जो परमाणु जो रिसर्च होती है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। पीएस सीरीज के सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के द्वारा, तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किए गए थे। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है क्रे फर्स्ट। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जो परम सीरीज के कंप्यूटर है वो किसने? तो परम सीरीज के परम सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किए गए थे, परम सीरीज के कंप्यूटर। ठीक है, सीडेक पुणे के द्वारा, और पेस सीरीज के डीआरडीओ के द्वारा, और अनुपम सीरीज के जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, वो बार्क के द्वारा जो है डेवलप किए गए थे। ये सभी भारत के हैं। ठीक है, कौन कौन से? परम हो गया, इसके बाद हो गया आपका पेस हो गया। ठीक है, पेस सीरीज हो गई, परम हो गई, और तीसरी हो गई आपकी अनुपम। ठीक है, तो परम पूछ ले तो सीडेक के द्वारा, किसके द्वारा? सीडेक के द्वारा। पेस पूछ ले तो डीआरडीओ के द्वारा, और अनुपम पूछ ले तो बार्क के द्वारा। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। ओके, चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो थ्योरी सेक्शंस है कंप्यूटर के विकास का वो कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न और कितना अभी तक आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फटाक से हम कर लेते हैं। तो पहला हमारा है कि प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस है। चलिए इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस है, तो कौन सा प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस था? आपने पढ़ा था एबेकस था। ठीक है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन नामक जो कंप्यूटर मैंने बताया था खेल के लिए बना था। ठीक है, चलिए किसने?
प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का प्रथम निर्माण किसने किया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। चौथे हमारा नंबर है, किसने पंच कार्ड का? तो मैंने बताया था हरमन होल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? हरमन, एक सेकंड, है ना, हरमन, अरे भाई रुक जाओ ना, एक सेकंड, हरमन जो हॉलर थे, ठीक है, हरमन हॉलर के द्वारा पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए, पांचवें नंबर का है कि वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था वो कौन से थे? यांत्रिक थे? नहीं। विद्युत इलेक्ट्रोमैकेनिकल? नहीं। विद्युत थे? हाँ। कौन से थे? सी थे, विद्युत इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जो थे वो, उसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले किया गया था। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो ये क्या होता है? निम्न स्तर पर संप्रेषित यानी कम्युनिकेट करता है। क्या करता है? निम्न स्तर पर, लो लेवल पर कम्युनिकेट करता है एनालॉग कंप्यूटर। ओके, चलिए, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है पर्सनल कंप्यूटर की? तो क्या हो जाएगा? ये सभी इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे पहला बोला सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, बिल्कुल है। पर्सनल कंप्यूटर तो सभी के लिए अलग अलग होगा, सही बात है ना। दूसरा बोलता है कि हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, बिल्कुल सही बात है ना। तीसरा है पेंटियम के द्वारा निर्मित कंप्यूटर, बिल्कुल पेंटियम के द्वारा निर्मित कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर में आते थे। ओके, चलिए, अगला है लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप क्या होता है दोस्तों? ये सभी, है ना, यानी कि क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयोग कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट के द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। छोटे हल्के कंप्यूटर होते हैं जो सूटकेस में आ सके, बिल्कुल आ सके भाई, है ना। चलिए, 9 नंबर देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है बेसिकली? तो एक साथ बहुत सारे प्रयोगता के डाटा को प्रोसेस करता है, बिल्कुल करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम में, बिल्कुल है भाई। बड़े संगठनों में यूज होता है, बिल्कुल होता है भाई, है ना। तो तीनों ही इसके राइट हो जाएंगे, ये सभी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखना। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश होता है, सही बात है भाई, बिल्कुल होता है ना। पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल ये इसका गलत है, ठीक है, जेब में नहीं आ सकता, हल्का जरूर होता है, हथेली पे आता है, ठीक है, पॉकेट में नहीं, हथेली पे आता है, ध्यान रखना। इस पे हथेली पे रख के यूज कर सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना कि जो पाम टॉप कंप्यूटर होता है उसको पायो कंप्यूटर भी बोला जाता है। स्वाहा यानी कि पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पाम टॉप कंप्यूटर हल्के तथा जेब में आ सकते हैं, जेब में नहीं आते, ये किसमें? हथेली पे आप इनको रख सकते हो, जेब में नहीं आते, ठीक है, इतने छोटे भी नहीं होते। 11वें नंबर का है कंप्यूटर का बुनियादी संरचना, बेसिक आर्किटेक्चर का विकास मैंने बताया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? दैट इज सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, 13वें नंबर का प्रश्न कर लेते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, तो कौन सा है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर? तो वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? तो मैंने बताया था सुपर कंप्यूटर है, 1976 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा इसे, क्रे रिसर्च जो कंपनी थी उसके द्वारा इसे डेवलप्ड किया गया था। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? घर घर में उपयोग होता था, बिल्कुल होता था भाई, है ना। चलिए, 16वें नंबर का है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यूजर्स के द्वारा सुविधाजनक होते हैं, वो होते हैं आपके लैपटॉप, ठीक है। चलिए, 17वें नंबर का आंसर है कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की, ये मैंने बताया था, तीसरी पीढ़ी में जो है इसका यूज किया जाता था, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में होता है? ये भी तीसरी पीढ़ी में होता है, मैंने बताया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो बेल प्रयोगशाला में, मैंने बोला था मेन फ्रेम जो कंप्यूटर थे उसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मल्टीपल यूजर काम कर सके, उसका जो आविष्कार है वो बेल प्रयोगशाला में किया गया था, ठीक है। चलिए, 20 नंबर कर लेते हैं। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो 1976 में बना था। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया था? तो माइक्रो कंप्यूटर कह लो या पर्सनल कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप जो होगा उसको व्यक्तिगत तौर पर यूज किया जाता है। 23 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। 24 नंबर का भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो मैंने बताया था सिद्धार्थ नाम का जो कंप्यूटर था वो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर हो जाएगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर होते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, 27 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व में फोर्ट्रैन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के थे? तो मैंने बताया था सेकंड पीढ़ी के, याद करो भाई, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर पढ़ाया था कि फोर्ट्रैन और कोवल दो लैंग्वेज थी, एक तो फोर्ट्रैन थी, दूसरी थी कोवल। इसका यूज सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वहां पर किया जाता था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आए थे? तो चतुर्थ पीढ़ी में आए थे, किसमें?
चतुर्थ पीढ़ी। प्रथम में क्या आए थे? वैक्यूम ट्यूब्स, याद करो, है ना। द्वितीय में आए थे ट्रांजिटर, ट्रांजीटर, है ना। और तृतीय में आए थे आईसी, चौथे में आए थे माइक्रो प्रोसेसर, पांचवी में आपकी एआई आ जाती है और यूएलएसआई आ जाती है, और ये माइक्रो प्रोसेसर भी उसी में आया था, ठीक है। चौथी में जो चीज थी वो लगभग पांचवी में ही आ जाती है, ठीक है। चलिए, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो मैंने बताया था टेली प्रोसेसिंग हो गया, टाइम शेयरिंग हो गया, रिमोट प्रोसेसिंग हो गया, है ना, मल्टी यूजर सिस्टम हो गया, तो ये कब, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, ये कब से यूज हो रहा था? तो तृतीय पीढ़ी से यूज किया जाने लगा था। ओके, चलिए। गणना संयंत्र एबिकस का आविष्कार किस देश ने किया था? तो मैंने बताया था चाइना ने इसका आविष्कार किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश दोष था, क्या दोष था? तो ये आकार में बड़े थे और ऊष्मा अधिक उत्पन्न करते थे। ये बोल रहा है ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, नहीं, ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। दोनों ही, इसका ये सही हो जाएगा। चलिए, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था? तो इसमें मैंने बताया था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, किसके बने होते थे? सिलिकॉन के। 33 नंबर का है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है कार्य पद्धति के आधार पर? तीन तरीके के मैंने आपको बताए थे, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। क्योंकि इसमें हाइब्रिड नहीं है तो एक और दो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डैश सुपर चिप का प्रयोग करने पर मिनी कंप्यूटरों में लगने से हुआ सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता, कौन सी चिप थी? 80 386 मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए, 35 नंबर का है, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो माइक्रो जो कंप्यूटर होता है वो टेलीविजन के आकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड। आईमैक एक प्रकार का क्या है? तो आईमैक एक प्रकार की क्या है? मशीन है आईमैक। ओके, चलिए। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो गति जो होती है, स्पीड, वो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है, ठीक है। चलिए, अगला है 40वें नंबर का प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो क्या था प्रथम पीढ़ी के में? वैक्यूम ट्यूब्स, जिसे हम बॉल बोलते हैं, निर्वात ट्यूब भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? माइक्रो था, मिनी था, है ना, मेन फ्रेम था, और ऑप्टिकल कंप्यूटर ये नहीं था, है ना। सुपर मिनी कंप्यूटर ये था, ऑप्टिकल कंप्यूटर को ये आकार नहीं था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल कंप्यूटर आंसर हो जाएगा। 42वें नंबर का प्रश्न है, अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। तो जो अंकीय कंप्यूटर है वो करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। कितनी? करोड़ों गणनाएं, ठीक है। चलिए, 43 नंबर का, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित थी? तो 5 लाख जो संक्रियाएं वो प्रति सेकंड थी सुपर मिनी कंप्यूटर में। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? ग्रह कंप्यूटर आते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर आते हैं, एटॉमिक कंप्यूटर ये नहीं आते, ये सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो जोसेफ मेरी के द्वारा सर्वप्रथम, मैंने बताया था ऑटोमेटिक वीविंग लूम मशीन बनाई थी, स्वचालित बुनाई मशीन, तो जोसेफ मेरी के द्वारा सर्वप्रथम पंच कार्ड का यूज किया गया था। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह? चार्ल्स वेज को, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो जॉन वॉन न्यूमैन। ध्यान रखना, दो तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। एक तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। बट कंप्यूटर के विकास में, डेवलपमेंट में किसका योगदान था? तो दैट वो थे जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। चलिए, 48वें नंबर का प्रश्न है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका? तो चार्ल्स बेबेज का ही ब्लूप्रिंट का यूज करके लेडी ऑगस्टा ने प्रोग्राम बनाया था, उसी के आधार पर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट किसका था? चार्ल्स बेबेज का था। चलिए, 49 नंबर का है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो मैंने बताया था जेएस किल्वी ने, जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है उसने उसका निर्माण किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पर किसकी परत होती है? तो मैंने बताया था सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर वो गणना पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य जो कंप्यूटर होते हैं उनसे किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो बहुत अधिक कीमत होती है भाई, बिल्कुल होती है। वातानुकूलन की समस्या ये नहीं होती, ठीक है। और परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार और बहुआयामी उपयोग। अब इसमें से हमें एक चुनना है, ठीक है। तो क्या होता है? बहुआयामी उपयोग भी होता है, बट परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, ये सभी में जो है इसका यूज, मतलब सभी में जो डिफरेंस है वो यही सबसे बड़ा होता है, परिकलन क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता, और जो
बड़ा स्टोरेज जो इसमें बड़ी स्टोरेज होती है वो इसमें होती है सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, ये सबसे मेन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 56 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो मैंने बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि द्विआधारी अंक पद्धति। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो मैंने बताया था सी डेक के द्वारा किया गया था। बारकर ने कौन सी की थी? अनुपम सीरीज। ठीक है, पेज सीरीज किसने की थी? तो पेज सीरीज की थी आपके DRDO ने। ओके, चलिए एकीकृत परिपथ आईसी की आविष्कारक से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? मैंने बताया था तृतीय पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? बृहद एकीकृत परिपथ। क्या था? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI। मैंने बताया था ना, लार्ज, बृहद यानी लार्ज, एकीकृत यानी कि इंटीग्रेशन, और एस यानी कि स्केल। ठीक है, तो बृहद एकीकृत परिपथ। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, कौन सा डिवाइस, उपकरण, हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो ये था PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसे मैंने बताया ना हाथ पर रखकर यूज करते हैं, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली, हाथ पकड़। ठीक है, चलिए कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए इसे पहले क्या करना होगा? तो कोई भी कंप्यूटर है जो एनालॉग डाटा को पहचाने और उसे समझे, उसके लिए उसे डिकोड किया जाना होगा। सबसे पहले डिकोड करेंगे तभी तो समझेगा उसको। चलिए सुपर कंप्यूटर क्या है? इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सही बात है भाई। चलिए, निम्न में सबसे तेज कौन सा है? CD-ROM, रैम, कैश मेमोरी या रजिस्टर? तो दोस्तों जो रजिस्टर्स होते हैं सब में तेज होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे तेज कौन सी मेमोरी होती है? तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो सबसे तेज होते हैं। ठीक है, कैश से भी ज्यादा तेज होते हैं रजिस्टर। ओके, रजिस्टर आंसर हो जाएगा। हाँ, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो ENIAC को किसने बनाया था? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ली के द्वारा ENIAC का निर्माण किया गया था। मैंने आपको बताया था पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपकी जो क्लास है हमने इसमें इसका थ्योरी सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया, प्लस हमने इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है वो भी हमने यहाँ पर पूरे कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छे से तरीके से समझ में आई होगी। बाकी के वीडियो देख लेना चैनल पर जाकर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, द एग्जाम हेल्पर जी के और द एग्जाम हेल्पर दोनों को PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोनों चैनल के अलग अलग PDF है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, दोस्तों के लिए शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुबह मिलते हैं वो क्या आपकी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।